Good morning, children. Myself, Karunesh Badoria. Welcome to today's physics class. Children, today I am taking chapter number 8, gravitation. This chapter is very important chapter. In this chapter, what is Newton's law of gravitation, universal law of gravitation, what is gravity, what are Kepler's law, है ना, how we can see the value of g is change from place to place on the surface of the earth, or if we move upward then the value of g also changes, है ना. So all these variation we can see in this chapter. So chapter is very important. So first of all I am going to talk about what is gravitation. What is gravitation? Okay, so children, write down first heading of this chapter, that is gravitation. Gravitation. Gravitation means a force of attraction between टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन. क्लियर? अब यूनिवर्स में तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, बहुत सारे स्टार्स, प्लैनेट्स, है ना, ये हैं, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. रिपल्सिव नहीं होता, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, सो राइट डाउन दिस. force of attraction between two object in universe is called gravitation. ओके, तो दिस इज ग्रेविटेशन. अब अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट में इफ वन ऑब्जेक्ट इज अर्थ, देन दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी. सो सेकेंड हेडिंग इज ग्रेविटी. ये टर्म्स हैं जो आपको आगे काम आएंगे. ग्रेविटी, यहां जैसे मैंने बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ये तो ग्रेविटेशन हो गया. अगर इन टू ऑब्जेक्ट में वन ऑब्जेक्ट इज अर्थ, then this force of gravitation is called gravity, है ना. in force of attraction ऐसे लिखो, if one body is earth, then force between two bodies called gravity. Clear? Gravity कब होगा? When one object is earth. तो ये फोर्स आपका जो ग्रेविटेशन बोलते हैं, दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी. और अगर अर्थ नहीं है, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं अदर देन अर्थ, तो फिर आप इस फोर्स को, अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन. ठीक है. नेक्स्ट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये चैप्टर एक्चुअली में इन्हीं टर्म्स पर डिपेंड करेगा. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g. ये क्या होता है समझिए. When an object is falling towards the earth, then we see the velocity of that object is continuously increasing. अब velocity increase कर रही है, इसका मतलब है there some acceleration is developed, and this acceleration is called acceleration due to gravity. क्या बोला मैंने? अगर किसी ऑब्जेक्ट को
फ्री फॉल कराते हैं टुवर्ड्स द अर्थ, कोई ऑब्जेक्ट अगर टुवर्ड्स द अर्थ फ्री फॉलिंग हो रहा है, देन इट्स वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी। एंड अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही, इट मीन्स देयर सम एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस डेवलप, and this acceleration is called acceleration due to gravity. So write down, when a body is falling freely downwards, its velocity is continuously increases, okay, and some acceleration develop there. This acceleration is called acceleration due to gravity and denoted by G, denoted by small g। और इस g की वैल्यू, स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है, दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस एक्सीलरेशन इज ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड्स, अपवर्ड नहीं, डाउनवर्ड्स, यानी टूवर्ड्स द अर्थ की तरफ ये एक्ट होता है हमेशा। और इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, दिस इज g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डाउनवर्ड्स नीचे रहता है ये, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है। सो दिस इज द, अब इसमें अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, L_t-2 m0 L_t-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आपका ग्रेविटी हो गया। तो मैंने क्या बताया, एक तो ग्रेविटेशन बताया, एक ग्रेविटी बताया, एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, इसे नोट करें। इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट हेडिंग है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको एक और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी इसका नाम है, ग्रेविटेशन। इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज यूनिवर्सल, ओके, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लॉ, न्यूटन का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या है ये लॉ? न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है, कि वो एप्पल वाला, कि एप्पल जो है डाउनवर्ड्स क्यों आया, है ना। एप्पल के ऊपर साइड में हर जगह स्पेस फ्री स्पेस था, उसके बाद भी वो एप्पल जो है वो डाउनवर्ड्स ही क्यों गिरा, अर्थ पर क्यों गिरा? ये जो है न्यूटन इस पे सोचने पे मजबूर हो गए कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने जो है तब ये लॉ उन्होंने
बनाया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वहीं से निकलता है। उन्होंने ये देखा, उन्होंने कहा कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, देन force of attraction between two objects is always directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ये बात उन्होंने कही। फोर्स तो लगेगा, ये बात तो पता चल चुकी थी, ग्रेविटेशन में ये पता लग गया था कि फोर्स यूनिवर्स में टू ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। उसकी वैल्यू कितनी होगी, कितना फोर्स लगेगा, ऑन व्हाट फैक्टर्स दैट फोर्स डिपेंड। तो ये बात न्यूटन ने बताई। क्या कहा न्यूटन ने? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स इज डिपेंड्स टू थिंग्स। कौन कौन सी टू थिंग्स हैं? वन थिंग इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू फोर्सेस टू ऑब्जेक्ट, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसी को हम जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन, the force of attraction between two object in universe is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ये है स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये मेन थिंग है, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, वन थिंग, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो है पूरा का पूरा लॉ है यहाँ पे। दैट इज F is directly proportional to masses m1 और m2। सपोज m1 m2 यूनिवर्स में दो, एक ऑब्जेक्ट है, इट्स मास इज m1 एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट B, इट्स मास इज m2। A और B दो प्लेस पर m1 m2 टू ऑब्जेक्ट हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। तो क्या होता है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स क्या बोला है, F जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 m2 एंड सेकेंड थिंग F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली अपोन में लिख दिया तो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, नाउ इसको कंबाइन कर दीजिए, दोनों को कंबाइन कर दो।
तो दिस विल बी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय आर स्क्वायर। और जैसा आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, एंड हियर द कांस्टेंट इज कैपिटल G, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज G हियर? व्हाट इज G? G, it is a constant, G is a constant जिसको हम कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं। कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या चेंज ही नहीं होती है, वेरी नहीं करती है, तो इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। यूनिवर्सल, ठीक है, दिस इज ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। सो द वैल्यू F की वैल्यू आपको मिल जाएगी। m1 m2 क्या है? m1 m2 आर द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। व्हाट इज r? r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये सारे टर्म्स आपको पता है, m1 m2 r एंड g, और F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज दिस G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अब अगर मैं यहाँ से G की बात करूँ, व्हाट इज G? तो देखिए G अगर आप यहाँ से ट्रांसफ़र करके फाइंड करें तो G इक्वल्स टू, इसको ट्रांसफ़र करेंगे F आर स्क्वायर डिवाइडिंग बाय m1 m2, दिस इज G, F आर स्क्वायर डिवाइडिंग बाय m। इससे क्या, इसका यूनिट आपको मिलेगा F न्यूटन, R मीटर स्क्वायर, मास एंड मास को kg, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, m के सिस्टम में दिस इज द यूनिट ऑफ G। इसके डायमेंशन की अगर बात करें, डायमेंशन ऑफ G, बहुत जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है बच्चों को। G का डायमेंशन F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, डायमेंशन ऑफ F, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mlt माइनस 2। ये सब अब आपको याद होनी चाहिए, mlt माइनस 2, दिस इज फोर्स। मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास इज m, एक्सेलेरेशन lt माइनस 2। आर स्क्वायर, r की डायमेंशन क्या होती है? डिस्टेंस है तो l स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज l स्क्वायर, क्लियर, डिवाइडिंग बाय m1 m2 मास की तो मास ही होगी, तो दिस इज m स्क्वायर, दोनों की मिला करके। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, m टू द पावर 1, दिस इज माइनस प्लस 2, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, m माइनस l स्क्वायर एंड 1 पावर दिस ऑन मल्टीप्लीकेशन, दिस विल बी l क्यूब, क्लियर, t to the power -2। So this is the dimension of G, कैपिटल G, m-1 l स्क्वायर t -2, यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, किसका? कैपिटल G। व्हाट इज कैपिटल G? इट इज़ ए कांस्टेंट, और वी कैन से इट इज़ ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्यों है? इसकी वैल्यू जल्दी चेंज नहीं होती है, यूनिवर्सल लॉ है। न्यूटन का लॉ कैसा? यूनिवर्सल लॉ है, पूरे यूनिवर्स में ये लॉ एप्लीकेबल है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं है, पर्टिकुलर कंट्री का नहीं है, पूरे यूनिवर्स का ये लॉ है। सो दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्लियर जी। यहाँ आप इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करें, यहाँ पे मैं केस ले रहा हूँ, इफ़ देखिए मान लीजिए हमने जो मास लिए थे ना, ये जो मासेस आपने लिए थे m1 m2, उनकी कुछ वैल्यू फिक्स कर दें। इफ़ सपोज m1 इक्वल्स टू m2 और इसकी वैल्यू मैंने 1 kg ले ली, दिस इज 1 kg।
दोनों मासेस कितने हैं, 1 kg के हैं, एंड आर 1 मीटर। देन क्या हो जाएगा, ये F इक्वल्स टू G। ये जो G है ना, ग्रेविटेशन कांस्टेंट G, ये इक्वल्स टू फोर्स हो गया। G इज इक्वल्स टू फोर्स, कैपिटल G इज इक्वल्स टू फोर्स। किस फोर्स के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके बीच का, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास 1 kg। यूनिट मास के ऑब्जेक्ट अगर यूनिट डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं, r इज 1 मीटर, टू ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिट मासेस आर प्लेस्ड एट ए यूनिट डिस्टेंस, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड ग्रेविटेशन कांस्टेंट। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, इस कंडीशन लगा करके मैंने देखा कि अगर m1 m2 को मैं यूनिट ले लेता हूँ, डिस्टेंस उसकी यूनिट कर देता हूँ, तो ये जो G है ना F के इक्वल आता है, यानी G उस F के इक्वल है जब इस कंडीशन पे F आपको मिले, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? सो वी कैन एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ G अकॉर्डिंगली। ओके, इसकी कुछ वैल्यू बताएं आपको। G की वैल्यू होती है M के सिस्टम में 8.86 इंटू 10 टू पावर -11, 8.86 इंटू 10 टू पावर 11, और यूनिट इसकी है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। हालांकि ये वैल्यू आपको याद नहीं करनी है, गिवन होती है क्वेश्चन में, कांस्टेंट है, गिवन होगी, वैसे ये वैल्यू होती है 8.86। ठीक है, सो दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको एक बार नोट करें, फिर इसमें आगे देते हैं। चिल्ड्रन, ग्रेविटेशन लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, आपको ये बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको एक बार बता दिया है, ये लॉ है, इसका ध्यान रखना। F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और इस कंडीशन से ये आ रहा, G की वैल्यू 8.86 नहीं 6.67 होती, ये तो उसकी है एप्सिलॉन नॉट, ये करेक्ट करें इसको 6.67, राइट, 6.67 10 की पावर -11। दिस 8.86 किसकी वैल्यू है, एप्सिलॉन, जो 12th में आप पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट है ना, परमेबिलिटी होती है। 6.67 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg। तो ये इसकी वैल्यू होगी, और ये इसका फॉर्मूला है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, राइट। दिस इज द यूनिट एंड दिस इज द डायमेंशन, राइट। अब जो है हमें ये देखना है कि इसके सपोर्ट में कुछ एविडेंस हमें देने हैं कि ये लॉ वैलिड है, ये मतलब ऐसे कुछ एविडेंस हमें देने हैं जिससे पता लगे कि ये लॉ बिल्कुल फिट बैठता है, या इसके बेसिस पर हम कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताएं कि जो आपके सामने आप देख रहे हों होती हैं इस अर्थ के ऊपर। तो इसमें नंबर 1 मैं ये कह सकता हूँ कि अर्थ, अर्थ इज़ रोटेटिंग अराउंड द सन, सबको पता है, मून अराउंड द अर्थ। ये जो एक्सप्लेनेशन है कि अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है या मून जो है अर्थ के अराउंड रोटेट करता है, ये जो एक्सप्लेनेशन है, दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ। मीन्स इसका एक्सप्लेनेशन आप इस लॉ से कर सकते हैं, ये उसमें सपोर्ट करता है। ओशन में आपने देखा होगा टाइड्स फॉर्म होते हैं समुद्र के अंदर, वो जो टाइड्स का आना या जाना, ये भी हम कैसे, इसी से हम उसको भी कनेक्ट करते हैं कि वहाँ पे जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड सी वाटर, उसकी वजह से ये ओशन के अंदर टाइड्स का फॉर्मेशन होता है, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड सी वाटर। ये हो गया। जितने सैटेलाइट्स, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हम अर्थ के किसी ऑर्बिट में भेजते हैं, तो उनकी उसका प्रेडिक्शन करना कि हम उसे इसको इस अर्थ में वहाँ भेजें, उतनी वेलोसिटी से उसको रोटेट कराएं, तो उसका जो पीरियड है
टाइम ऑफ पीरियड या ऑर्बिट्स, इन सब की एक्यूरेट जो कैलकुलेशन है वो भी हम इससे कर सकते हैं, इस लॉ से। तो यहाँ पे ये हमें कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो ये लॉ को और मजबूत करते हैं। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ें आप इसे नोट कर लेना, इसमें लिखाऊंगा नहीं। अब मैं इसका एक वेक्टर फॉर्म आपको देता हूँ, इस लॉ का वेक्टर फॉर्म। कैसे हम इसको वेक्टर फॉर्म में लॉ को लिख सकते हैं वो देखिए। वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म इसको डायग्राम से दिखाते हैं। देखिए सपोज जैसे अभी आपने देखा था m1 मास का कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर प्लेस्ड है, r डिस्टेंस पर m2 मास का सेकेंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, आपको पता ही है। इस ऑब्जेक्ट पर इससे फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज F12, वन ऑब्जेक्ट पर विद ड्यू टू सेकेंड ऑब्जेक्ट, और सेकेंड पर 1 से लगेगा तो दिस विल बी F21। ठीक है, ये डिस्टेंस r यूनिट वेक्टर ले लो 1 2, इधर से देखेंगे R21। ठीक है, अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या होगा देखना आप, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से डिस्टेंस का जो यूनिट वेक्टर है दिस इज R21 कैप। इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ये है वेक्टर फॉर्म और वैल्यू 1 है। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। फोर्स के मैग्नीट्यूड को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा लेकिन उसका फॉर्मेशन वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा क्योंकि इसमें ये वेक्टर फॉर्म का है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड ऑब्जेक्ट, नाउ फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह से आप, अच्छा इसमें माइनस का साइन और देना पड़ेगा आपको। माइनस का साइन इसलिए देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच की डिस्टेंस जो है उसका डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन देना पड़ेगा। और इसकी वजह से हो जाएगा G माइनस m1 m2 अपॉन r स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। तो दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ। ठीक है, माइनस साइन यही है कि माइनस साइन में क्या, जो फोर्स का डायरेक्शन और जो हम यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो ले रहे हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस ये वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं, ये वाला, इन दोनों के डायरेक्शंस कैसे अपोजिट हैं, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे आया, यहाँ पे भी आया, राइट। तो दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ। इस चैप्टर में इतने, वीडियो में इतने रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम G की वैल्यू किस तरह से वेरी करती है ऑन द सरफेस, अबव द सरफेस, इनसाइड द सरफेस कैसे वेरी करेगी, मास वगैरह अंदर जाने पे अर्थ का मास कुछ कम होगा, है ना, वो डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करता है। तो G जो वेरिएशन ऑफ G है ना, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो आपको देखना। ये एक बेसिक था इसके अंदर, इसमें एक इंपॉर्टेंट था न्यूटन्स लॉ वाला, बाकी तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो इस चैप्टर के लिए ज़रूरी था। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना। थैंक यू।